मूवी शुरू होती है और रात में एक बूढ़ी महिला एवलिन ग्रोसरी स्टोर में कुछ सामान खरीदने के लिए आई हुई थी, लेकिन तभी यहाँ पर दो रॉबर्स आ जाते हैं। वे मैनेजर से पैसों की मांग करते हैं। एवलिन उन रॉबर्स को देखकर डर जाती है और वही छुपने लगती है। मैनेजर खुद की जान बचाने के लिए उन्हें पैसे दे देता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस मैनेजर को मार देते हैं। यहाँ से जाने से पहले एक रॉबर्स एवलिन को देख लेता है। अब क्योंकि वो इस रॉबरी का कोई भी सबूत छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वे दोनों एवलिन को भी मारकर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन एवलिन का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसमें उसके अडॉप्टेड बेटे भी शामिल होते हैं। एवलिन के बड़े बेटे का नाम बॉबी है, जो एक अच्छा हॉकी प्लेयर है। जैक सबसे छोटा है और वह एक संगीतकार बनने की कोशिश कर रहा है। जेरेमिया एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत खुश है। और अंत में एंजल है, जो एक रिटायर्ड मरीन ऑफिसर है और वो अपनी माँ के फ्यूनरल में नहीं आ पाता। फ्यूनरल में बहुत भीड़ थी, क्योंकि एवलिन को उसके द्वारा प्रदान की गई सभी मदद के लिए पूरा समुदाय उससे प्यार करता था। दूसरी तरफ हम ऑफिसर ग्रीन और उसके पार्टनर फाउलर को देखते हैं। ये दोनों ग्रोसरी स्टोर में हुई चोरी और हत्याओं की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ग्रीन इन भाइयों के साथ बड़ा हुआ और उसका उनके साथ अच्छे संबंध हैं, इसीलिए वह अंतिम संस्कार में भी आता है। वह उन्हें बताता है कि पुलिस एवलिन की हत्या की जांच कर रही है। वो कहता है कि हमने एक बास्केटबॉल खिलाड़ी से बात की है, जिसने उस रात स्टोर के पास से दो लोगों को भागते हुए देखा था, जिस रात एवलिन को गोली मारी गई थी। अपनी माँ की मौत से भाई बहुत दुखी हैं, इसलिए वो ऑफिसर से ज्यादा बात नहीं करते। अंतिम संस्कार के बाद तीनों भाई अपने पुराने घर आते हैं, जहाँ वे सभी बचपन में अपनी माँ के साथ रहा करते थे। यहाँ पर उन्हें एंजल मिलता है, जो उन्हीं का इंतजार कर रहा था। वे लोग उसे डांटते हैं कि आखिर वो फ्यूनरल में क्यों नहीं आया। अंदर जाने पर उन्हें अपनी माँ की याद आने लगती है और उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। बॉबी वॉशरूम में अकेला रोने लगता है और जैक भी अपनी माँ की यादों में अंदर ही अंदर रो रहा था। कुछ समय बाद सभी भाई मिलकर एक साथ डिनर करते हैं और डिनर के बाद वे सभी हॉकी गेम खेलते हैं और आपस में मौज मस्ती करते हैं। शाम के टाइम वे सभी पब में आते हैं और शराब पीते हैं। आखिरकार वे अब अपनी माँ की हत्या पर चर्चा करते हैं। जेरेमिया कहता है कि हमें चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस जल्द ही उन रॉबर्स को पकड़ लेगी जिन्होंने हमारी माँ को मारा है। उसी समय यहाँ बारटेंडर आता है और एक गिरोह के बारे में बात करने लगता है, जो लोगों की बिना वजह के मारते हैं। बॉबी गिरोह के बारे में और जानकारी चाहता था, इसलिए वो बारटेंडर से और भी चीजें पूछता है, लेकिन ये चीजें जेरेमिया को पसंद नहीं आती, इसलिए वो अपने भाई को चुप रहने के लिए कहता है और यहाँ से चला जाता है। बॉबी अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो जैक और एंजल को अपने कार के पास लेकर आता है। तीनों कुछ हथियार लेते हैं और फिर एक पुराने गिरोह के ठिकाने पर आते हैं, जहाँ पार्टी चल रही थी। यहाँ पहुंचने पर वे हवा में कुछ राउंड फायरिंग करते हैं, जिससे वहां मौजूद लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तीनों भाई गिरोह लीडर को पकड़ते हैं और उस पर गैसोलीन छिड़क कर उसके सामने सिगरेट जलाकर उसे धमकाते हैं। वो उससे उन दोनों रॉबर्स के बारे में पूछते हैं, जिन्होंने उसे रात ग्रोसरी स्टोर में दो लोगों की जान ली थी। गिरोह लीडर के पास शूटिंग से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन वो कहता है कि पुलिस ने जिस बास्केटबॉल खेलने वाले गवाह से पूछताछ की है, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि गवाह ने शूटर्स को रात 12 बजे जाते हुए देखा था, लेकिन बास्केटबॉल कोर्ट की लाइट तो रात 10 ही बजे बंद हो जाती है। इन लोगों को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसे अपने साथ स्टोर तक लेकर आते हैं। यहाँ आकर बॉबी देखता है कि लाइट तो सच में रात के 10 बजे के आसपास बंद हो जाती है। वे गिरोह लीडर को जाने देते हैं और उन्हें हैरानी होती है कि आखिर गवाह झूठ क्यों बोल रहा है। अगले दिन वे अपनी माँ के वकील रॉबर्ट से मिलते हैं, जो उन्हें एक बॉक्स देता है, जिसे एवलिन ने यहाँ पर कई सालों से रखा था। बॉक्स के अंदर जैक और जेरेमिया को उनके जन्म प्रमाण पत्र मिलते हैं। बॉबी को पैसों से भरा हुआ एक लिफाफा मिलता है, जिसे वो जेरेमिया और एंजल के बीच बांट देता है, और जैक अपने माँ की एक ज्वेलरी अपने पास रखता है। इसके बाद जेरेमिया अपने भाइयों को एक अबेंडेंड पार्किंग कॉम्प्लेक्स में लेकर आता है। वो कहता है कि मैंने इस पूरी जगह को खरीदा है और जल्द ही मैं यहाँ अपना खुद का एक वेयरहाउस बनाने वाला हूँ। इसके बाद वे सभी ग्रोसरी स्टोर में आते हैं, जहाँ उनकी माँ की हत्या की गई थी। वे ऑनर से उस रात की सीसीटीवी फुटेज देखने की अनुरोध करते हैं, जिस रात उनकी माँ की हत्या हुई थी। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि पैसे मिलने के बाद भी रॉबर्स ने कैशियर और उसकी माँ को मारा था। अपने माँ की अंतिम दिन देखकर सभी भाई बहुत दुखी हो जाते हैं। बॉबी ऑनर से उस फुटबॉल खिलाड़ी के बारे में पूछता है, जिसने पुलिस को झूठी गवाही दी थी। ऑनर उन्हें उस खिलाड़ी का नाम नहीं पता था, लेकिन वो उन्हें एक नजदीकी कम्युनिटी सेंटर का पता देता है, जहां वो खिलाड़ी रोज अपनी प्रैक्टिस करने आता है।
बॉबी अपने भाइयों के साथ यहाँ से गुस्से में निकलता है क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि उसकी माँ को किसी ने जानबूझकर मारा है। वे कम्युनिटी सेंटर के पास आते हैं जहाँ बास्केटबॉल मैच चल रहा था। बॉबी गुस्से से मैच के बीच जाता है और गन दिखाकर सभी खिलाड़ियों को डराता है। वह उनसे उस खिलाड़ी के बारे में पूछता है जिसने पुलिस को झूठी गवाही दी है। जैक देखता है कि एक लड़का घबराकर यहाँ से निकल रहा था। ये देख भाई उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे धमकाते हैं और गवाह के बारे में पूछते हैं। तब वो लड़का बताता है कि झूठी गवाह देने वाला मेरा बड़ा भाई है जिसका नाम डेमियन है। वे डेमियन का एड्रेस लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं। डेमियन जब भाइयों को यहाँ देखता तब वो यहाँ से भागने लगता है। सभी भाई मिलकर उसका पीछा करते हैं। डेमियन उन लोगों के ऊपर अपने कुत्ते को छोड़ देता है और वे कुत्ते बॉबी पर हमला कर देते हैं और उसे काटने लगते हैं। एंजल फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता है और कुत्तों को बॉबी से दूर भगाता है। दोनों जल्दी से डेमियन के कमरे में आते हैं, लेकिन वो खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा था। बॉबी उसकी रस्सी को काट देता है जिस वजह से वो नीचे जा गिरता है। भाई डेमियन के पास आते जहां वो दर्द से चिल्ला रहा था क्योंकि ज्यादा ऊंचाई से गिरने की वजह से उसके पैर टूट गए थे। बॉबी उससे उन शूटर्स के बारे में पूछता है जिन्होंने उसकी माँ की हत्या की है। पहले तो डेमियन उन्हें जानकारी देने से मना करता है, लेकिन अंत में वो उन्हें उन शूटर्स के बारे में बता ही देता है, जिसके बाद तीनों भाई एक रेस्टोरेंट में आते हैं। जैक यहाँ उन दोनों शूटर्स को देख लेता है। शूटर्स को भी अंदाजा हो जाता है कि कुछ लोग उन पर नजर रख रहे हैं, इसलिए वो उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और कार में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं। बॉबी भी अपनी कार से उन लोगों का पीछा करता है। बर्फ में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन कैसे भी करके वो शूटर्स की कार को टक्कर मारकर उसे पलट देते हैं। वो उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारी माँ को मारना नहीं चाहिए था। ये कहकर वे दोनों शूटर्स को मार देते हैं। अगले दिन ऑफिसर ग्रीन अपने पार्टनर फाउलर के साथ क्राइम सीन पर आता है। छानबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इन दोनों आदमियों को किसी ने जानबूझकर मारा है। इन दोनों का शक बॉबी और उसके भाइयों पर जाता है, इसीलिए वे उनके घर आते हैं। ग्रीन यहाँ भाइयों से उनकी गतिविधियों के बारे में सवाल करता है और कहता है कि कल रात किसी ने एवलिन के हत्यारों को बुरी तरह से मार डाला। बॉबी यहाँ ऐसा दिखावा करता है कि जैसे उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो उन्हें कहता है कि कल हम सभी लोग अपना पसंदीदा गेम हॉकी खेलने गए थे। एंजल यहाँ फाउलर का मजाक उड़ाता है, जिस वजह से दोनों के बीच लगभग लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि ग्रीन उन्हें रोकता है। अगले दिन बॉबी और जैक डेमियन के घर की तलाशी लेने जाते हैं क्योंकि उन्हें शक कि किसी ने जानबूझकर उनकी माँ की हत्या करवाई है। इधर एंजल घर पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे ले रहा था, लेकिन तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। बाहर एक इंश्योरेंस एजेंट आया हुआ था। एजेंट यहाँ एंजल को जेरेमिया के बारे में बताता है कि वो एक बैंकरप्ट है और एवलिन की मौत के बाद उसे इंश्योरेंस के $40 लाख मिलने वाले हैं। उधर डेमियन के घर में बॉबी और जैक टेर सारी गन्स और एक कैमरा मिलता है। घर आने पर जब वे कैमरे को चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि शूटर्स कई दिनों से एवलिन का पीछा कर रहे थे। हम यहाँ एंजल को देखते हैं जो शक भरी निगाहों से जेरेमिया को देख रहा था। इसी बीच एक रेस्टोरेंट में एक गैंग के लोग मिलकर डिनर कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ उनका बॉस वेक्टर आता है जो कि काफी गुस्से में था। वो अपने आदमियों को डांटता है क्योंकि उन्होंने अपना काम शहर के लोकल शूटर्स से करवाया था और अब क्योंकि शूटर्स मारे जा चुके हैं इसलिए पुलिस सारी चीजें की इन्वेस्टिगेशन तेजी से कर रही है। इसलिए वेक्टर को डर है कि कहीं सच पुलिस से सामने ना आ जाए। अगले दिन एंजल जेरेमिया का पीछा करता है जो $40 लाख का चेक लेकर शहर के बैंक में जाता है। एंजल जेरेमिया के एक खास दोस्त से मिलता है। वो कहता है कि जेरेमिया को बैंकरप्ट करने वाला सिटी काउंसलर डगलस है क्योंकि उसने जेरेमिया के प्रोजेक्ट को जानबूझकर रोक रखा है। इसके बाद एंजल अपने भाइयों को जेरेमिया का सच बताता है कि कैसे काउंसलर डगलस ने उसे बैंकरप्ट कर दिया। जैक काउंसलर डगलस के पीछे जाता है और एंगल जेरेमिया के पीछे जाता है। बॉबी और जैक डगलस से पार्किंग एरिया में मिलते हैं, लेकिन वो उनसे बात करने से मना कर देता है। कार में बैठने पर उसे एहसास होता है कि अंदर फ्यूल गिरा हुआ है। बॉबी उसकी कार के ऊपर गैसोलीन डालता है और जैक सिगरेट जलाकर उसे धमकाता है। वे उससे पूछते हैं कि आखिर जेरेमिया के प्रोजेक्ट को तुमने क्यों रोक रखा है, जिस पर डगलस उन्हें वेक्टर के बारे में बताता है। दूसरी तरफ हम ऑफिसर ग्रीन को देखते हैं जो एवलिन के वकील से कुछ पूछताछ कर रहे था। रॉबर्ट कहता है कि एवलिन काफी दिनों से बहुत दुखी थी क्योंकि किसी अनजान आदमी उनके बेटे जेरेमिया के बिजनेस को रोक रखा था। एवलिन ने उस आदमी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी की थी, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। रॉबर्ट की बात सुनकर ग्रीन बहुत हैरान होता है क्योंकि पुलिस स्टेशन में एवलिन की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं है। ग्रीन पुलिस स्टेशन आकर सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है। सीसीटीवी में वो एवलिन को देखता है जो सच में यहाँ आई थी।
यहाँ उसकी मुलाकात फाउलर से होती है और उसी ने उनकी रिपोर्ट दर्ज की थी। लेकिन फाउलर ने अभी तक ग्रीन को इस चीज के बारे में नहीं बताया। ग्रीन को समझ आ जाता है कि फाउलर एक करप्ट ऑफिसर है और वो इवलिन की हत्या में शामिल है। इसी बीच डगलस वेक्टर से मिलने आता है। वो बताता है कि आज कुछ लड़के मेरे पास आए थे और वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। वेक्टर पूछता है कि क्या तुमने उन्हें मेरा नाम बताया। इस पर डगलस मना करता है। शाम के टाइम बॉबी और जैक एंजल से मिलते हैं। एंजल उन्हें वेक्टर के बारे में बताता है। वो कहता है कि वेक्टर एक बहुत बुरा आदमी है जो ड्रग्स की स्मगलिंग करता है और उसकी पहुंच नेताओं से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट तक है। यहाँ उन्हें वेक्टर का एक आदमी दिखाई देता है जिसे जेरेमिया एक लिफाफा देता है। जेरेमिया के जाने के बाद वे उस आदमी के पास जाते हैं और उससे वो लिफाफा ले लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि लिफाफा पैसों से भरा हुआ है, जिसका मतलब जेरेमिया ने उन्हें धोखा दिया है। एंजल जेरेमिया को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए कहता है। सुबह में जेरेमिया जब घर पर भाइयों से मिलने के लिए आता है तब बॉबी उसे पीटने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी गलती की वजह से हमारी माँ मारी गई। जेरेमिया उन्हें समझाता है कि आप जो सोच रहे हैं वो सब गलत है और जो भी पैसे मुझे मिले हैं वो एवलिन ने मेरी बेटियों के लिए रखे थे। सभी लोग एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। जेरेमिया उनसे कहता है कि आप सब माँ को अकेला छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद मैंने उनकी देखभाल की और उनके सारे बिल्स भरे। जेरेमिया कहता है कि मैं कोई बैंकरप्ट नहीं हूँ, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन वेक्टर मेरे पास आया और उसने मेरे साथ प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप करने को कहा, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी, जिस वजह से उसने काउंसलर डगलस से मिलकर मेरे प्रोजेक्ट को रोक दिया। मैंने माँ को ये सारी बातें बता दी थी, जिस वजह से उन्होंने वेक्टर के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की और हो सकता है कि उन्होंने वेक्टर के खिलाफ कंप्लेन की थी, इसीलिए वेक्टर ने उन्हें मरवा दिया। सभी लोग बात कर रहे थे कि तभी कोई आदमी दरवाजे पर नॉक करता है। जैक जब चेक करता है तब बाहर एक आदमी आया हुआ था। वो जैक को गाली देकर जाने लगता है। जैक गुस्से से उस अनजान आदमी की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो आदमी जैक पर बंदूक तान देता है और उसे शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर सभी भाई घर से बाहर आते हैं और उस अनजान आदमी को मार गिराते हैं। लेकिन तभी यहाँ और भी कई सारे लोग आते हैं जो भाइयों पर गोलियां चलाने लगते हैं। सभी भाई खुद को बचाते हैं। बाहर जैक को गोली लगी हुई थी, इसीलिए वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन लगातार हो रही शूटिंग की वजह से कोई भी बाहर नहीं आ पाता। बॉबी और एंजल किसी तरह उन सभी आदमियों को एक एक करके मार गिराते हैं। वे सभी जल्दी से जैक के पास आते हैं, लेकिन ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से वो यहाँ दम तोड़ देता है। कुछ समय बाद पुलिस यहाँ आ जाती है। ग्रीन कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट में एक बुरा आदमी है जो क्रिमिनल्स की मदद कर रहा है, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं उसे जल्द ही पकड़ लूंगा। एंजल कहता है कि क्या वो फाउलर है। तब ग्रीन उसे हाँ में इशारा करता है। वो कहता है कि यहाँ जितने भी लोग मारे गए हैं उन लोगों को तुमने अपनी बचाव के लिए मारा है, इसलिए तुम लोगों पर इसको लेकर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। शाम को ग्रीन एक पब में आता है जहाँ फाउलर पूल गेम को खेल रहा था। वो उससे उस दिन के बारे में पूछता है जब एवलिन पुलिस स्टेशन आई थी, लेकिन फाउलर कहता है कि यह जरूरी नहीं है। ये सुनकर ग्रीन उसे पीटने लगता है और कहता है कि तुम जैसे बुरे आदमी के लिए पुलिस में कोई जगह नहीं है। वो उससे उसकी गन और बैच ले लेता है। ग्रीन पब से बाहर आता है और फाउलर भी उसके पीछे आता है। फाउलर अपने दूसरे गन से ग्रीन को तब तक शूट करता है जब तक वो मर नहीं जाता। फाउलर गन को साफ करता है और फिर पुलिस रेडियो से बैकअप के लिए कॉल करता है। वो दिखाने के लिए कुछ शॉट्स हवा में फायर करता है ताकि उन्हें लगे कि इन पर हमला हुआ है। कुछ समय बाद ग्रीन और जैक का एक साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। सभी भाई घर पर आते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वे क्या करें। उन्हें अपनी माँ, भाई और ऑफिसर ग्रीन की मौत का बदला लेना था, इसलिए वे सभी एक रिस्की प्लान तैयार करते हैं। इसके बाद जेरेमिया वेक्टर के आदमियों से मिलता है। वो वेक्टर से एक मीटिंग की डिमांड करता है जिसमें वो उसको $40 लाख देगा, जिसके बाद उसे जेरेमिया और उसके भाइयों को जिंदा छोड़ना होगा। वेक्टर इस मीटिंग के लिए मान जाता है। जेरेमिया अपने भाइयों को बताता है कि उसने वेक्टर के साथ मीटिंग फिक्स कर ली है और वो उससे दोपहर में मिलने वाला है। अब उन्हें फाउलर को बिजी करना था, इसलिए एंजल उसके घर जाता है। वो एक बच्चे का सहारा लेता है और घर में घुस जाता है। वो फाउलर को पकड़ लेता है और बॉबी को कॉल करके उसे आगे बढ़ने का सिग्नल देता है। दूसरी तरफ एंजल की गर्लफ्रेंड पुलिस स्टेशन आती है और कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड ऑफिसर फाउलर को मारने के लिए गया है। अब पुलिस जल्द ही फाउलर के घर आ जाती है और घर को चारों तरफ से घेर लेती है। फाउलर जब सायरन की आवाज सुनता है तब वो एंजल से कहता है कि तुम अब नहीं बचोगे, लेकिन एंजल कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अपने पार्टनर ग्रीन की हत्या की है। फाउलर कहता है कि यह सच है, लेकिन तुम भाइयों की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। एंजल कहता है कि मुझे पता है, इसलिए मैंने अपने शरीर में माइक्रोफोन लगा रखा है जिससे हमारी बात बाहर खड़े पुलिस वाले सुन रहे हैं।
एंजल ने अभी फाउलर से झूठ कहा था, लेकिन फाउलर को उसकी बात सच लगती है, इसलिए वो उस पर हमला करता है और उसकी गन लेकर उसे होस्टेज बना लेता है। वो घर के बाहर आता है, जिसे देख ऑफिसर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। एंजल ऑफिसर पर फायर करता है, जिसके बदले ऑफिसर उसे शूट कर देते हैं। दूसरी तरफ जेरेमिया उस जगह पर जाता है जहां वेक्टर उससे मिलने वाला था। यहाँ वेक्टर के आदमी बर्फ को काटकर एक होल बनाते हैं। अंततः वेक्टर आता है और वो जेरेमिया के पैसे को चेक करता है। जेरेमिया उसे अपनी शर्तों को याद दिलाता है, लेकिन वेक्टर अपने शर्त को मानने से इनकार कर देता है। वो अपने आदमियों को जेरेमिया को मारने के लिए कहता है, लेकिन उसका कोई भी आदमी जेरेमिया को नहीं मारता। जेरेमिया कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे धोखा दोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे आदमियों को अपने पैसों के दम पर अपनी तरफ कर लिया। वो अब मुझे नहीं बल्कि तुम्हें मारेंगे। वेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों से गन मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। वेक्टर कहता है कि मैंने इस जगह के बारे में फाउलर को बताया है, इसीलिए वो जल्द ही यहाँ आ जाएगा। लेकिन जेरेमिया कहता है कि फाउलर का खेल अब खत्म हो चुका है, इसीलिए अब वो यहाँ नहीं आएगा। वेक्टर की हालत खराब हो गई थी और वो कहता है कि कौन है वो जो मुझे मारेगा। तभी यहाँ बॉबी दिखाई देता है, जो वेक्टर के पास आता है। दोनों के बीच फाइट होती है और बाकी के लोग उन्हें चीयर करते हैं। बॉबी वेक्टर को कई सारे मुक्के बरसाता है और उसे नीचे गिरा देता है। वेक्टर के आदमी उसे उठाकर ठंडे पानी में फेंक देते हैं, जिससे वो मारा जाता है। बॉबी और जेरेमिया यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद पुलिस सभी भाइयों को पकड़ लेती है और उनसे पूछताछ करती है, लेकिन भाई उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते, जिस वजह से उन्हें उनके पास से कोई भी सुराग नहीं मिलता और वे उन्हें छोड़ देते हैं। अब क्रिसमस का दिन आ गया था, इसलिए सभी लोग मिलकर अपने घर को अच्छे से सजाते हैं। बाहर एक लड़का बॉबी से एवलिन के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि वो हमसे बहुत दूर चली गई है। घर के बाहर वो बॉबी अपनी माँ एवलिन को देखता है और कहता है कि हमें पता है आप हमारे साथ है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।